आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके बारे में। पहली जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी ज़ाहिर है वो कैबिनेट के हवाले से थी, लेकिन उसमें भी एक जो अहम चीज़ थी वो थी आपका नया फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनली इसहाक डार साहब को रिप्लेस कर दिया गया मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ। डिस्कस करेंगे कि रिप्लेस करने की वजह क्या थी और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का बेसिकली पहले जो कैरियर है उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। इसके अलावा ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सियासत को, किसी भी पार्टी की सियासत को फोर्स के थ्रू, पावर के थ्रू, रिप्रेशन के थ्रू ख़त्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और जो फोर्स का मैकेनिज़्म लॉन्च किया गया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़, क्या उस मैकेनिज़्म के तहत जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रिकग्निशन है उसको ख़त्म किया जा सकता है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। मैं हूं सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। सो शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से। सवाल यह है कि इसहाक डार साहब को रिप्लेस क्यों किया गया। इसहाक डार साहब को इस वजह से रिप्लेस किया गया क्योंकि लास्ट टाइम की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जब पीडीएम जो थी पावर में, तो उस टाइम जब इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं और आईएमएफ के साथ उनकी जो निगोसिएशंस होती हैं, एंड आईएमएफ की तरफ से आपको एक प्रोग्राम दिया जाता है, एसएपीज़ दिए जाते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने का कहा जाता है, तो उसके ऊपर जो इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ थी वो कोई इतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी। इसहाक डार साहब डिलेड टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं और यही वजह होती है कि फिर आईएमएफ आपके साथ किसी भी तरह की निगोसिएशंस करने के लिए तैयार नहीं होता और पाकिस्तान का जो मार्च होता है टूवर्ड्स डिफ़ॉल्ट वो दोबारा जो है रिज्यूम हो जाता है। और इवेंचुअली फिर होता क्या है कि शहबाज शरीफ साहब ख़ुद मूव करते हैं वहाँ पे और वहाँ जाके क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के साथ मुलाकात करते हैं, यानी कि जो आईएमएफ की हेड हैं, और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और देन जो है आईएमएफ आपके साथ किसी तरह की निगोसिएशंस के ऊपर तैयार होता है, आपसे बातचीत करता है और फिर इवेंचुअली हमारे पास जो आईएमएफ की ट्रेंच है, जो आईएमएफ की किस्त है वो आ जाती है और जो हमारा मार्च था टूवर्ड्स डिफ़ॉल्ट वो इवेंचुअली टल जाता है। पाकिस्तान उसको सक्सेसफुली अवर्ट कर लेता है। सो उस टाइम से लेकर यही वजह थी कि उस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहे चेयरमैन थे बिलावल साहब, वो भी इस चीज़ से खुश नहीं थे जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ इसहाक डार साहब की तरफ से इस्तेमाल की गई उस टाइम। और उन इकनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से हमारी जो इकॉनमी थी वो बेहतर तो नहीं हुई, स्टेबल तो नहीं हुई, बल्कि मज़ीद वो ख़राब होती चली गई। इकनॉमिक टर्माइल जो था हमारा वो मज़ीद बढ़ता चला गया। यही रीज़न थी कि इस बार शायद जो है इसहाक डार साहब को दोबारा पावर में नहीं लाया गया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन उनको एज अ फॉरेन मिनिस्टर जो है इस बार लॉन्च किया गया। एज अ फॉरेन मिनिस्टर अगर हम बात करें तो उन्होंने जो पहली स्पीच की तो वो कहते हैं ना कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ये जो जुमला है ये बिल्कुल वाज़े दिखाई दिया इसहाक डार साहब की पहली स्पीच में, जिसमें उन्होंने तकरीबन जो उनकी जो डिस्कशन थी वो इस चीज़ के ऊपर बेस करती थी कि हमें इकनॉमिक चैलेंजेस कौन कौन से। हालांकि वो फॉरेन मिनिस्टर बने, लेकिन उन्होंने एक बात जो इम्पोर्टेंट की वो ये की कि फॉरेन मिनिस्टर तो वो बन गए हैं ज़ाहिर है, तो वो जब स्पीच कर रहे थे तो उनका मकसद ये था इकनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने का या फिर इकनॉमिक चैलेंजेस को उस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखने का। वो ये मकसद था कि इकनॉमिक डिप्लोमेसी जो है उसको मज़ीद अफेक्टिव करने की ज़रूरत है फॉरेन ऑफिस की तरफ से। सो खैर दूसरे जो उनके जिनके साथ उनको रिप्लेस किया गया मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनका तकरीबन HBL को जो है उन्होंने लीड किया, 6 इयर्स का उनका कैरियर है, वो बड़े एक रीनॉन किस्म के बैंकर हैं। सो उनको रिप्लेस किया गया इसहाक डार साहब को इस वजह से उनके साथ। अब सवाल यह है कि जो नया आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर आया उसको चैलेंजेस कौन कौन से रहेंगे। पहला चैलेंज तो उसको ये रहेगा कि ज़ाहिर है 1.1 बिलियन की जो ट्रेंच है, क्योंकि $3 बिलियन की जो डील है हमारी आईएमएफ के साथ चल रही है, 1.1 बिलियन की जो किस्त है, जो अभी आईएमएफ का जो सॉर्ट ऑफ आप ये कह सकते हो कि आईएमएफ की जो टीम है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद है और निगोसिएशंस जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। उस 1.1 बिलियन जो आपके पास आना है आईएमएफ की तरफ से, उसके लिए एक तो आपने वो 1.1 बिलियन सिक्योर करना है, ना सिर्फ वो सिक्योर करना है बल्कि आपने एक अगली डील $6 बिलियन की सिक्योर करनी है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। महंगाई की अगर हम बात करें तो वो किसी हद तक उसको अब जो है रिलीफ जो है वो हो चुका है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि PMLN एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करते हैं,
ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट में तो आ चुके हैं। इनके दरमियान हमें तीन बार जो है हमें रोमांस देखने को मिला है इन तीनों पार्टीज़ के दरमियान। पहला रोमांस जो होता है या फिर अलाइंस आप उसको कह लो, तो वो होता है इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान 2006 में, जब इन्होंने आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। और क्योंकि उससे पहले 90s में इन दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे का जो मैंडेट था उसको ये रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, और पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर का इशू था। और इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए एंड फिर ज़ाहिर मिलिट्री इंटरवेंशन हो जाती है 90s में। तो इन्होंने कुछ सबक सीखा और ये जो है एक चार्टर साइन करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि सक्सेसफुल एक चार्टर होता है जिसके तहत ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक दूसरे के मैंडेट की रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है वो जो चार्टर है वो कोई ज़्यादा देर चल नहीं पाता, बिकॉज जब बेनज़ीर की डेथ हो जाती है, असैसिनेशन हो जाती है, तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम दोबारा हमें दिखाई देता है। और इवेंचुअली 2013 में फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पावर में आ जाते हैं। दूसरा जो रोमांस हमें दिखाई देता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान, वो 2022 में दिखाई देता है, जब PDM गवर्नमेंट जो है एक अलाइंस बनता है। और वो PDM क्या करती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है उसका तख्ता उल्टा जाता है और ये जो PDM की गवर्नमेंट है ये पावर में आ जाती है। तब भी इनके दरमियान जो रोमांस होता है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे वो गवर्नमेंट का पार्ट होती है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है, चाहे वो फ्लड्स का इशू हो, फंड्स का इशू हो, वो हर बार जो बिलावल साहब हैं वो क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं गवर्नमेंट को, हालांकि वो गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं। अब तीसरा जो रोमांस इनके दरमियान शुरू होता है वो इस बार 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद होता है। 2022 के बाद जब गवर्नमेंट इनकी चली जाती है एंड केयर टेकर सेटअप जो है वो आके लीड करना आपको शुरू करता है, तब दोबारा इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो इनमेटी है वो शुरू हो जाती है। बिलावल साहब क्रिटिसाइज़ करते हैं शहबाज शरीफ साहब को, उनकी पॉलिसीज़ को, इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इसहाक डार साहब जो थे वो हमें इस मुल्क को जो डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे थे। और इस बार बार अपने इंटरव्यूज़ में ये कहते हैं कि हम लोग जो है साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, साथ वर्क नहीं कर सकते। लेकिन खैर जब दोबारा इलेक्शन का रिज़ल्ट हमारे सामने आता है तो रिज़ल्ट इस तरह का था कि एक स्प्लिट मैंडेट आपकी तरफ आता है, तकरीबन तमाम पार्टीज़ की तरफ। जब स्प्लिट मैंडेट आता है तो इवेंचुअली इनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो दोबारा कोऑर्डिनेट करें एक दूसरे के साथ और अपनी जो सियासी दुश्मनी है उसको साइड पे रखते हैं। बिलावल साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट आती है कि स्टेट की खातिर और जो मईशत है उसकी स्टेबिलिटी की खातिर हम लोग एक दूसरे के साथ वर्क करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो गवर्नमेंट का या फिर जो कैबिनेट हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनका वो पार्ट नहीं है। तो अब सवाल यह है कि जब वो पार्ट थे मिनिस्ट्रीज़ का तब वो क्रिटिसाइज़ करते थे, अब जब वो पार्ट नहीं है तो किस हद तक जो है मुश्किलात PMLN के लिए बढ़ने वाली हैं। इस कोalition सेटअप को जो सबसे बड़ा मसला रहेगा वो ज़ाहिर है मुआशी मसाइल रहेंगे और जब आपको टफ़ डिसीजंस लेने पड़ेंगे तो अवाम की तरफ से आपकी तरफ बैकलैश आएगा। और जब ये गवर्नमेंट सेटअप सारा पूरा हुआ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब बन गए, आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट बन गए, तो उस टाइम जो है उन तकरीबन सब लोगों ने जो तकारीर की उनमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह थी, दे आर सीरियस अबाउट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, दे आर विलिंग टू साइन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, रिवाइव करना चाहते हैं वो इस तरह के कॉन्सेप्ट को, रिकन्सिलिएशन के ऊपर फोकस करना चाहते हैं और उसके अलावा चार्टर ऑफ इकॉनमी, मिसाक मईशत की वो बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपने इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हों, तो उसके लिए पहला कदम तो यह है कि आपको जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ करना पड़ेगा और दूसरा कदम यह है कि आपको जो पावर है, जो फोर्सफुल मैनर में आप रिप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो किसी पार्टी को, तो वो आपको ख़त्म करनी होगी। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप फोर्स इस्तेमाल करके किसी की सियासत ख़त्म कर सकते हो तो शायद ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब हम हिस्ट्री, चाहे पाकिस्तान की हिस्ट्री भी अगर हम देखते हैं तो भुट्टो साहब को जो है फोर्सफुली उनकी जो सियासत थी ख़त्म करने की कोशिश की गई ज़ियाउल हक की तरफ से, लेकिन उनकी सियासत ख़त्म नहीं हुई। इवन अभी तक आपको जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है डिसीजन मेकर के तौर पे आपको नज़र आती है पाकिस्तान की सियासत में। दूसरी तरफ अगर आपने एग्ज़ाम्पल लेनी है तो आप PMLN की एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जिसमें जो नवाज शरीफ साहब की सियासत थी
उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई पावर के थ्रू एंड फोर्स के थ्रू। मुशर्रफ साहब ने ये पहली कोशिश की, इवेंचुअली वो जो है एग्ज़ाइल में भी चले गए एंड फिर वापस आए 2013 में, वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए। सो फोर्स के थ्रू आप कभी भी, अरेस्ट के थ्रू, पॉलिटिकल डिटेंशंस के थ्रू, रिप्रेशन के थ्रू आप कभी भी जो आपका मोटिव है उसको आप एक्वायर नहीं कर सकते, ना ही आप जो है ना किसी की पॉलिटिक्स को एंड कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। और यही हुआ, PMLN की ही एग्ज़ाम्पल हम दोबारा ले सकते हैं कि 2017 में वो दोबारा जब डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, दोबारा एग्ज़ाइल में चले जाते हैं 4 साल के लिए एंड फिर अब जब वो वापस आते हैं तो 75+ जो हैं वो सीट्स सिक्योर कर लेते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। कोalition सेटअप ही सही, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो मेजर रोल है गवर्नमेंट में वो PMLN का रोल है, जो कि PMLN हमें प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। सो किसी भी पार्टी की जो सियासत है वो आप ख़त्म नहीं कर सकते फोर्स इस्तेमाल करके। यही रीज़न है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो आजकल फोर्स का मेकनिज़म इंट्रोड्यूस आपने कराया, चाहे वो रिगिंग के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हों या फिर प्री इलेक्शन अगर हम सारे प्रोसेस की बात करें, उनको किसी तरीके से जब वो इकट्ठे होते थे, चाहे उनकी कोई इलेक्शन के हवाले से कोई गैदरिंग थी तो फिर उनके ख़िलाफ़ असॉल्ट किया जाता था। सो मकसद यही था कि आप जो है किसी तरीके से उनकी सियासत को जो है ख़त्म करो, लेकिन उनकी सियासत ख़त्म होती नहीं है। इससे उनका जो नैरेटिव है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को ख़त्म करना तो बेहतर ये होगा कि आपके पास बेहतरीन नैरेटिव होना चाहिए, बयानिया होना चाहिए। और वो बेहतरीन बयानिया जो है वो अभी तक उनके राइवल पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो चाहे PMLN हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तो उनके पास उस तरह का बयानिया जो है बेहतरीन किस्म का नहीं अवेलेबल, और ना ही उतना अफेक्टिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है उन दोनों पार्टीज़ की तरफ से जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया अपने बयानिए को स्ट्रॉन्ग करने में। और जब भी आप रिप्रेशन करते हो या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ जाते हो तो इन सारी चीज़ों से कभी भी सियासत ख़त्म नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान में ये फिनोमेना उस सियासत को स्ट्रॉन्ग करता है। चाहे विक्टिमाइजेशन आपने भुट्टो की तो इवेंचुअली आपने देखा कि उसके बाद भी उसकी सियासत बाकी रही, चाहे असैसिनेशन हुई बेनज़ीर की तो उसके बाद भी, क्योंकि विक्टिमाइजेशन थी ना, फिर आपने देखा कि जो इलेक्टोरल सेटअप था कैसे वोट पड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। रीज़न क्या थी कि जब भी पाकिस्तानी सोसाइटी क्योंकि इमोशंस के ऊपर ऑपरेट करती है और जब आप विक्टिमाइजेशन करते हो किसी भी पार्टी की तो उसके साथ जो सिंपैथी का वोट होता है वो बढ़ जाता है। और अब जो सिंपैथी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। अगर आप किसी तरह का कोई ब्रेक थ्रू चाहते हैं या फिर किसी तरह का कोई रिकन्सिलिएशन प्रोसेस चाहते हैं तो फिर इवेंचुअली आपको ये रिप्रेशन जो है ख़त्म करना पड़ेगा। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।